Everyone, today again I'm here. I'll upload a short video on section 10 till section 30 of Indian Contract Act. See, I'll tell you how you can retain the section numbers from section 10 till section 30. So if we read section 10, if we read section 10, it talks about all agreements are contract if they are made by free consent of the parties, competent to contract, for lawful consideration and lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. पहली बात तो ये है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़, मैंने कल भी बताया था इन माई लास्ट वीडियो, आई टोल्ड यू दैट कि ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ऑल दी अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें ये सब चीज़ें होती हैं. अगर आप सेक्शन 10 में देखें तो सबसे पहली बात लिखी है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़. आप इसको दूसरे नंबर पे कर दीजिए और कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को पहले नंबर पे कर दीजिए. अगर मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाती हूँ, अगर आप कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे उस पे कर देंगे, दूसरे नंबर पे, देखिए अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ऐसे देखिए आप कि सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 टिल सेक्शन 30 है. अगर आप सेक्शन 10 की बात करें तो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं फर्स्ट नंबर पे कर दूँ तो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 11 में दी गई है. सेक्शन 11 कहता है कि कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वह व्यक्ति जिसकी एज या तो वो मेजर हो, दैट मीन्स वो 18 साल से ऊपर हो, और दूसरी बात सेक्शन 11 कहता है कि जो साउंड माइंड का हो. अब बात आती है सेक्शन साउंड माइंड, मेजॉरिटी तो हमें पता चल गया कहाँ पर है. अब अगर हम देखें कि साउंड माइंड कहाँ पर है तो साउंड माइंड है सेक्शन 12 में. वो ये कहता है, सेक्शन 12 बताता है कि साउंड माइंड का व्यक्ति वो होता है जिसके ये समझने की क्षमता होती है कि वो इस समय क्या कर रहा है, जिस चीज़ पे वो साइन कर रहा है वो उसके लिए सही है या गलत है. ठीक है, सेक्शन 10 से हमने शुरू किया. सबसे पहले उसमें था कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दे रखा है? सेक्शन 11 में. सेक्शन 11 दो बात करता है, वह व्यक्ति कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एज जो मेजॉरिटी का होता है, मतलब 18 साल से ऊपर का होता है, और जो साउंड माइंड का होता है. मेजॉरिटी तो हमें पता चल गया. दूसरी बात क्या लिखी है वहाँ पे? वह लिखा है साउंड माइंड. तो साउंड माइंड कहाँ दिया गया है? सेक्शन 12 में दिया गया है. अब अगर आप बात करेंगे सेक्शन 10 में वापस आएंगे तो दूसरी बात वहाँ पे क्या लिखी है? फ्री कंसेंट. ठीक है, तो फ्री कंसेंट कहाँ पे दिया गया? यहाँ तो 12 तक हमने पढ़ लिया. सेक्शन 13 सबसे पहले बताता है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है. कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड. जब दो व्यक्ति, कंसेंसियस एड इडम कहते हैं इसको, जब दो व्यक्ति, मीटिंग ऑफ माइंड, जब दो लोगों का सेम समय पे सेम चीज़ पे दिमाग मिलता है, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ टू पर्सन इन सेम सेंस को कहते हैं कंसेंट देना कहते हैं. उसको कहते हैं कंसेंट, है ना, कंसेंसस एड इडम. तो कंसेंट हमें पता चल गया कि कंसेंट क्या होता है. कंसेंट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 13 में दिया गया है. अब बात आती है फ्री कंसेंट. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट पे फ्री कंसेंट होना चाहिए. तो फ्री कंसेंट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 14 में दिया गया है. ठीक है, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या बताया गया है? फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में बताया गया है कि अगर कंसेंट को हम फ्री कब मानेंगे? जब वो इन सब के बिना होगी. किन सब के बिना? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन. इन सब के बिना अगर होगी तो हम उसको क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि वो एक फ्री कंसेंट है. तो कोर्जन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस की 16 में, फ्रॉड की 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन की 18 में. तो ऐसे हमें सेक्शन 10 से सेक्शन 18 तक पता चल गया कि सेक्शन ये बता रहे हैं. अब बात आती है सेक्शन 19 की. सेक्शन 19 कहता है अगर कोई भी अग्रीमेंट जो है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से बना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ये सेक्शन 19 बताता है.
देन अगर हम बात करें मिस्टेक की, सेक्शन 19 के बाद एक बात आती है मिस्टेक। मिस्टेक के 3 सेक्शंस हैं, मिस्टेक के 3 सेक्शंस हैं। मिस्टेक के सेक्शंस जो हैं वो ये बताते हैं कि सेक्शन 20, 21 और 22 मिस्टेक की बात करता है। सेक्शन 20, 21, 22 जो मिस्टेक की बात करता है वो ये बताता है। सेक्शन 20 और सेक्शन 22 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर एक पार्टी की हो, और सेक्शन 22 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों पार्टी के हो। मिस्टेक को, अब आपके मन में सवाल आएगा मिस्टेक को अलग क्यों कर दिया गया इन सबसे, कोऑर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से? क्योंकि उन ऊपर वालों में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर एज जो नीचे वाला मिस्टेक है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वो वॉइड होता है। और इसमें हम सेक्शन 1 की जो बात हो रही है वो होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। फिर अगर हम वापस चले जाए सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 10 जो एक और बात करता है वो बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो वो कहाँ दिया गया है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन? वो सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में दिया गया है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में दिया गया है, ठीक। अगर अब आप बात करें कि फिर उसके बाद सेक्शन 25 मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, वो कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस हैं। फिर अगर आप दोबारा इस पे चले जाते हैं, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो लास्ट बार सेक्शन 10 में लिखी है। सेक्शन 10 में जो बात लिखी है वो है 26, 27, 28, 29, 30 तक, नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये जो चीज़ है वो ये है नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्शन 26 बात करता है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज़ वॉइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज़ वॉइड, लेकिन इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है जो कि मैं बाद में पढ़ाऊँगी। देन सेक्शन 28 बात करता है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज़ वॉइड। अगर आप इनको देखेंगे 26, 27, 28 को याद करने के लिए कि पहले क्या है, MTL से आप याद कर सकते हैं, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28 ऐसे बात करता है। देन सेक्शन 29 जो है वो भी ये कहता है कि अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो ऐसे कोई अग्रीमेंट्स या ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो भी वॉइड होते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा क्या आप मुझे 100 लीटर तेल देंगे, आपने बोला ठीक है देंगे, लेकिन 100 लीटर तेल कौन सा, सरसों का, नारियल का, तो अनसर्टेनिटी है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। वेजरिंग मतलब जुआ, जहाँ पे एक पर्सन की जीतने की वो होती है और दूसरे पर्सन की हारने की होती है, तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सेक्शन 30 में है, इसके ये भी वॉइड होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक हम ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 10 की डेफिनेशन को गौर से देखेंगे तो सेक्शन 10 ये क्लियरली बताता है कि अगर आप दोबारा से पढ़े, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय, पहली चीज़ हम कह देते हैं कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपीटेंसी कहाँ पे बता रखी है, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में कंपीटेंसी बता रखी है। सेक्शन 11 बताता है कि कौन कंपीटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो मेजर होता है, मतलब 18 साल से जिसकी उम्र बड़ी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरी बात जो कि साउंड माइंड का होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि साउंड माइंड का व्यक्ति कौन है, तो सेक्शन 12 बताता है कि साउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है। अगर मैं आपके सामने सेक्शन 12 पढ़ूँ, सेक्शन 12 कहता है a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। वह व्यक्ति जिसको ये पता हो कि उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है, वह सपोज़ कोई व्यक्ति, इसमें ये भी बात लिखी है, सपोज़ कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए पागल हो जाता है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाता है, जिस समय में वो ठीक है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जिस समय पे वो पागल है उस समय पे वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं सेक्शन 10 दोबारा पढ़ूँ, दूसरी बात जो वो कहते हैं फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए,
कंसेंट क्या होती है। तो सेक्शन 13 बताता है 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। मैंने आपसे कहा क्या आप ये पेन 10 रुपये में खरीदेंगे, आपने बोला हाँ मैं 10 रुपये में खरीद लूँगा। तो हम दोनों इस चीज़ पे सेम तरीके से सेम सेंस से अग्री कर रहे हैं ना, 10 रुपये में मैं बेच रही हूँ, आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कंसेंट देना कहते हैं। अब फ्री कंसेंट की बात आती है, सेक्शन 14 बात करता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट के लिए बताते हैं कि फ्री कंसेंट वो होती है जो कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं होते हैं। इसमें एक और चीज़ लिखी है, इसमें मिस्टेक भी लिखी है, लेकिन मिस्टेक को उन्होंने बीच में से सेक्शन 19 डाल के थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेराज मिस्टेक से जो होते हैं तो वो वॉइड, उनमें वॉइड भी होते हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया। देन कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन 15, 16, 17, 18 में दे रखी है। अगर अब हम बात करें सेक्शन 19 की, सेक्शन 19 बात करता है वॉइडेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। तो वो ये कहता है when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the opinion of the parties whose consent was so caused. देन अगर मैं बात करूँ सेक्शन 20 की, सेक्शन 20, 21 और 22 जो बात करते हैं वो बात करते हैं मिस्टेक की। वो जो सेक्शन 20 है वो बात करता है अग्रीमेंट वॉइड व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ द फैक्ट। जब दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो क्या होता है, एग्रीमेंट इज वॉइड। मैंने आपको कल भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं होता, अग्रीमेंट इज वॉइड हम यूज़ करते हैं। देन अगर हम सेक्शन 21 की बात करें, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक टू लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, सीधा सीधा हम मिस्टेक ऑफ लॉ को हम मान लेते हैं, इट इज़ मतलब it is caused by mistake as a law in force in India, but mistake as to law in force in India has the same effect as mistake of fact। वो सीधा सीधा कह देते हैं कि mistake of fact और mistake of law का सेम वो होता है। देन अगर आप बात करें सेक्शन 22 की, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली बिकॉज इट वॉज caused by one of the party to it being under the mistake as to the matter of the fact। अगर किसी एक पार्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो हमेशा वैलिड रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों पार्टीज़ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तब वॉइड होता है, जब एक पार्टी को होता है तब वो वॉइड नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ व्हाट कंसिडरेशन आर ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, तो वो सेक्शन 23 में दे रखा है। सेक्शन 10 में जो थर्ड चीज़ है वो है अगर आप सेक्शन 10 को फिर दोबारा से सेक्शन 10 पे आऊँ तो सेक्शन 10 कहता है कि लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो कहाँ पे है, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में है। देन सेक्शन 25 जो है वो कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी के साथ पढ़ाए जाएंगे आपको। देन आप दोबारा सेक्शन 10 पे आएंगे तो वो कहता है नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वो कहाँ है, सेक्शन 26 से सेक्शन 30 तक ऐसे अग्रीमेंट्स की हम बात करते हैं जो कि वॉइड होते हैं। अगर आप सेक्शन 26 की बात करें वो कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेक्शन 27 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप देखें तो MTL है वो। देन आप सेक्शन 29 पे आ जाएंगे, वो अनसर्टेनिटी की बात करता है, एंड सेक्शन 30 जो है वो वेजरिंग की बात करता है। So in this way you can learn from section 10 till section 30. This much for today. I hope you like my video, and then in next video I'll elaborate what is free consent, competency मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया है। आगे uncertainty, wagering I will explain in another video. Thank you so much. Thank you for watching.